ओके बायोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने 15वें चैप्टर का अंतिम बिंदु जैव विविधता का संरक्षण। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हमें जैव विविधता का क्यों संरक्षण करना चाहिए। तो पिछले वीडियो में हमने जैव विविधता के क्षति के कारणों पर चर्चा की थी। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो जैव विविधता है उसका संरक्षण करना क्यों जरूरी है, ये उनका संरक्षण करना महत्वपूर्ण है। तो सुरक्षित करने के अनेक कारण हैं। तो ये हम 3 कारणों से जैव विविधता को सुरक्षित करने का क्यों करना चाहिए, इसको हम समझ सकते हैं। तो एक कारण है संकीर्ण रूप से उपयोगी और दूसरा हम लेंगे व्यापक रूप से उपयोगी। तो संकीर्ण रूप से उपयोगी मतलब वो है कि जिसका हमें सीधे तौर पर हमें जैव विविधता से वो प्राप्त होते हैं और हम उसका एक मूल्य आंक सकते हैं। जबकि व्यापक रूप से उपयोगी वो होंगे जो जो बहुत बड़ी मात्रा में हमें प्राप्त हो रहे हैं और उसका मूल्य नहीं आंक पाएंगे। तो जैसे संकीर्ण रूप से उपयोगी की बात करें कि जैव विविधता हमें क्या क्या लाभ प्रदान करता है। तो जैव विविधता से हमें वे सभी लाभ आते हैं जो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से हमें प्राप्त होते हैं, यानी प्रकृति से डायरेक्ट हम लेते हैं। जैसे खाद्य, जितना भी भोज्य पदार्थ है, चाहे वो अनाज हो, धान हो, दालें हो, फल हो, फूल हो, सभी ये हमें जैव विविधता से प्राप्त होती है। क्योंकि तरह तरह के पेड़ पौधे होंगे तो हमें ये चीज़ें प्राप्त होने वाली है। ईंधन हेतु लकड़ी प्राप्त होती है, रेशे प्राप्त होते हैं, इमारती सामान प्राप्त होता है जिसमें हम तरह तरह के फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। औद्योगिक उत्पाद जैसे टेनिन का उत्पाद हमें प्राप्त होता है। अनेक स्नेहक लुब्रिकेंट हमें जैव विविधता से प्राप्त हो रहे हैं। रंजक, विभिन्न प्रकार के जो डाई आती है, विभिन्न प्रकार के रंगों की डाई वो हमें प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के रेजिन्स है, इत्र है, ये सभी हमें जैव विविधता से प्राप्त होते हैं और वो सीधे तौर पर हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे औषधीय उत्पाद जो ड्रग्स है, दवाइयाँ हैं, वो भी हमें जैव विविधता से पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों से, जड़ी बूटियों से प्राप्त होती है। विश्व बाजार में बिक रही, एक अनुमान लगाएं कि विश्व बाजार में बिक रही 25% से अधिक औषधियां पादपों से बनाई जाती है। देखिए, मतलब 1/4 जो औषधियां है 25% से भी ज़्यादा वो जो बाजार में बिक रही है वो औषधियां पौधों से बनाई जा रही है, पौधों से, जड़ी बूटी से बनाई जा रही है। 25,000 से ज़्यादा पादप जातियां विश्व में लोगों द्वारा पारंपरिक दवाइयां बनाने में उपयोगी हो रही है। तो एक अपन 25,000 से भी ज़्यादा पादप दवाएं बनाने के काम में आ रहे हैं। तो ये सभी जो हम लाभ देख रहे हैं ये हमें सीधे तौर पर जैव विविधता से प्राप्त हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर जैव विविधता का खात्मा होता है, जैव विविधता को क्षति होती है तो हमारे जो ये लाभ भी प्रभावित होते हैं। तो हमें अनाज नहीं मिल पाएगा, धान, दालें, फल, औषधियाँ, लकड़ियाँ, जो अनेक प्रकार के जो अन्य पदार्थ है उनकी भी कमी आ जाएगी। तो एक ये सीधे तौर पर हम इनका मूल्य आंक सकते हैं। ये भी पदार्थ मूल्यवान होते हैं, लेकिन इसका अपन मूल्य आंक सकते हैं। दूसरा जो कारण है वो है व्यापक रूप से उपयोगी। देखिए, ये बहुत बड़े इसमें लाभ आते हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं और बड़े स्तर पर ये उपयोगी है। तो व्यापक रूप से उपयोगी कौन कौन होते हैं? इसमें वे उपयोग या लाभ आते हैं जो बहुत बड़े उपयोगी होते हैं। देखो, ये प्रकृति के अप्रत्यक्ष लाभ से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। अप्रत्यक्ष लाभ हमें दिख नहीं रहा है, जैसे एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जैव विविधता हमें निःशुल्क प्रदान करती है, पेड़ पौधे निःशुल्क दे रहे हैं, तो ये हमें एक अप्रत्यक्ष लाभ की श्रेणी में ही आता है। लेकिन अगर हम इसका मूल्य आंकें तो शायद हम इसका मूल्य चुका नहीं पाएंगे, तो ये इसका मूल्य आंकना संभव नहीं है। तो बहुत बड़े जो उपयोगी लाभ है वो हमें जैव विविधता से प्राप्त हो रहे हैं, जो कि अप्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत आते हैं। इनका मूल्य नहीं आंका जा सकता, लेकिन ये सभी हमें मुफ्त रूप से प्रकृति से मिलते हैं। जैसे पादपों से प्राप्त ऑक्सीजन, देखिए, तो पौधों से हमें इतनी ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है जो कि निःशुल्क प्राप्त हो रही है। तो ये बहुत बड़ा उपयोगी लाभ है हमारे लिए कि जितनी ज़्यादा जैव विविधता होगी, जितने तरह तरह के पौधे होंगे, हमें उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। अमेजन वन जो पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 20% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा प्रदान करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान करता है। तो जो अमेजन वर्षा वन है, ब्राज़ील में मुख्य रूप से स्थित है, उसको हम पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करके
प्रतिशत ऑक्सीजन पूरी पृथ्वी की प्रदान करता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम इसको पृथ्वी का फेफड़ा बोल रहे हैं। परागकणकारी है जो परागण की क्रिया करते हैं, जैसे मधुमक्खियां है, गुंजन मक्षिका है, ये भी एक तरह की मक्खी है, पक्षी है छोटे या चमगादड़ है, तो ये परागण की क्रिया करते हैं। तो तरह तरह के जो जंतु होते हैं, तरह तरह की जैव विविधता होती है, तो वो परागण क्रिया को संपन्न करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैव विविधता अगर नष्ट होती है तो परागण की क्रिया पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से वनों में घूमते समय जो आप आनंद की अनुभूति करते हो, बसंत ऋतु में आप खिले हुए फूलों को निहारने का आनंद प्राप्त करते हो, प्रातः काल बुलबुल के गीतों का आनंद प्राप्त करते हो, तो ये भी व्यापक रूप से हमें मिलता है, सब लोगों को ये मिलता है। और बिल्कुल ये आनंद अनुभूति जो मनमोहक जो संगीत पक्षियों का सुनने को मिलता है, वो हमें निःशुल्क प्राप्त होता है। तो उसका यदि हम मूल्य आंके तो वो हम मूल्य नहीं आंक सकते। इन सभी लाभों में यह हम कोई कीमत नहीं लगा सकते। ये सब प्रकृति से हमें बिल्कुल मुफ्त मिलता है, इसलिए जैव विविधता का संरक्षण हमें करना चाहिए। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इतने सारे संकीर्ण रूप से उपयोगी हो चाहे व्यापक रूप से लाभ हो, इन सभी लाभ जो है वो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, तो जो बहुत बड़े लाभ है वो तो हमें बिल्कुल निःशुल्क मिल रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन मिल रही हो, चाहे वो हमें खिले हुए पुष्प है, पुष्पों की हमें सुगंध मिल रही हो, चाहे पक्षियों के हमें जो सुरीला मधुर उनका संगीत है वो सुनने को मिल रहा है। तो ये सारे हमें जैव विविधता से प्राप्त होने वाले हैं, वो निःशुल्क प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें इसका संरक्षण जरूर करना चाहिए। अब दोनों लाभ पढ़ने के बाद में हमने ये देख लिया कि जैव विविधता से हमें अनेक उपयोगी लाभ प्राप्त होते हैं या हमें लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो लाभ के साथ साथ हमें जैव विविधता से लाभ प्राप्त हो रहा है, ये हमारे लिए उपयोगी है। तो केवल इसी को मानकर हमें जैव विविधता संरक्षण नहीं करना चाहिए, बाकी हमारा एक नैतिक ये कर्तव्य भी बनता है। क्योंकि यदि प्रकृति में कोई जीव उत्पन्न होता है या कोई पौधा या कोई जंतु पैदा हुआ है, तो उसका कुछ ना कुछ प्रकृति में अपना एक मूल्य होता है, अपना एक महत्व होता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि इस प्रकृति पर प्रत्येक जीव का अपना एक मूल्य है और उसको भी जीवन जीने का हक है। तो एक नैतिक कर्तव्य होने के नाते हमें भी जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। जैव विविधता संरक्षण के नैतिक जो तर्क होते हैं का संबंध पृथ्वी पर उपस्थित उन लाखों जंतु, पादप या सूक्ष्म जीवों जातियों से हैं। देखिए, तो नैतिक जो कर्तव्य हमारा जो नैतिक तर्क है वो सभी प्रकार के जीवों और पादपों से रिलेटेड है जिनके साथ हम रहते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कोई प्रजाति जो हमारे लिए फायदेमंद या आर्थिक मूल्य की न हो, चाहे डायरेक्ट हमसे उसे कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन प्रकृति में प्रत्येक जाति का अपना एक मूल्य होता है, वो अपन प्रकृति में अपना एक योगदान देती है। अतः हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनकी देख रेख करें, उन्हें हानि न पहुंचाए, उनका संरक्षण करें, ताकि इस जैविक धरोहर को आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी हालत में हम संभाल कर रख सके और उनको भी हम दिखा सकें कि इस तरह तरह के पौधे, तरह तरह के जंतु हमारे प्रकृति में जीवित अवस्था में मौजूद होते हैं। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि चाहे हमें फायदा हो या नहीं हो, फिर भी हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु और इसके अंदर जैव अन्वेषण क्या है? जैव अन्वेषण जिसको अपन बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग या जैव अन्वेषण क्या होता है? तो देखिए, जैव अन्वेषण का मतलब होता है अपन अन्वेषण करना, उसका खोज करना या उसका अनुसंधान करना, रिसर्च करना। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आर्थिक महत्व के जो जैव उत्पाद होते हैं, जितने भी आर्थिक महत्व के जितने भी जैव उत्पाद है, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो औषधियाँ हो, चाहे वो रेजिन, मोम, टेनिन, गोंद, कुछ भी अन्य पदार्थ हो, तो उन जैव उत्पादों का आणविक स्तर पर, आनुवांशिक और जाति स्तर पर अनुसंधान या अन्वेषण करें, तो उसे हम जैव अन्वेषण कहते हैं या जैवी अन्वेषण कहेंगे। तो जितने ये इम्पोर्टेंट बात है कि आर्थिक महत्व के जो जैव उत्पाद होते हैं उनका हम अनुसंधान कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो उन उत्पादों की वो उत्पाद जो है वो
कौन से अणुओं से मिलकर बने हुए हैं, आनुवांशिकी यानी जो आनुवांशिकी है पीढ़ी दर पीढ़ी उन जैव उत्पाद किस तरह से बन रहे हैं और एक जाति में उसकी क्या भूमिका है, तो इन सभी का हम अनुसंधान या अन्वेषण करेंगे, तो उसे हम जैवीय अन्वेषण या बायो प्रोस्पेक्टिंग उसको कहते हैं। तो ये जैवीय अन्वेषण क्या है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब पढ़ रहे हैं अपन जैव विविधता के संरक्षण के उपाय पढ़ रहे हैं या उनके तरीके पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हम जैव विविधता का संरक्षण करें। तो देखिए जैव विविधता के महत्व को ध्यान में रखते हैं जैव विविधता का संरक्षण अति आवश्यक है, ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमारे लिए उपयोगी भी है और हमारे ये नैतिक दायित्व भी बनता है कि हम जैव विविधता का संरक्षण करें। इसको संरक्षित करने के दो मुख्य तरीके हैं। देखिए एक तो आप करो स्वस्थानीय संरक्षण जिसको अपन इन सिटू कंजर्वेशन कहेंगे, और एक होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण जिसको एक्स सिटू कंजर्वेशन कहेंगे। स्वस्थानीय का संरक्षण का मतलब देखिए स्व यानी स्वयं, स्थानीय संरक्षण यानी जहाँ पर जो भी जीव रहता है चाहे वो पौधा हो या जंतु, उसी स्थान पर उसका प्राकृतिक आवास में उसका संरक्षण कर दो, या वहाँ पर कोई खतरा हो तो वहाँ से उसको हटाकर किसी कृत्रिम आवास में ले जाकर उसका संरक्षण करो, तो वो हो गया एक्स सिटू या बाह्य स्थानीय। तो हम पहले पढ़ेंगे स्वस्थानीय संरक्षण। देखिए इन सिटू कंजर्वेशन। तो स्वस्थानीय के अंदर क्या होता है कि जहाँ पर कोई पौधा या जंतु निवास करते हैं तो उनके प्राकृतिक आवास को ही सुरक्षित कर देते हैं हम, तो वो अपने प्राकृतिक आवास में आराम से खुशी खुशी से रहते हैं और उनका संरक्षण हो जाता है। तो देखिए स्वस्थानीय संरक्षण इन सिटू कंजर्वेशन, इस संरक्षण में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित रखा जाता है। तो एक महत्वपूर्ण बात है कि हम उनको प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रख देंगे, जहाँ पर है उसी एरिया को हम सुरक्षित कर देंगे, उनमें शिकार करना लकड़ी काटना बिल्कुल प्रतिबंधित कर देंगे, तो वो जैव विविधता वहाँ पर सुरक्षित हो जाएगी, जिससे पूरा पारितंत्र सुरक्षित रह सके। अतः ऐसे संरक्षण को हम क्या कहेंगे, स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। अब स्वस्थानीय संरक्षण किस किस प्रकार से किया जाता है, तो निम्न प्रकार से हो सकता है। देखिए एक अपन बना लेंगे जैव विविधता हॉट स्पॉट। देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, तो ये हॉट स्पॉट क्या होता है, ये बहुत ऐसे महत्वपूर्ण या एक स्पेशल क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रकार की जातियाँ पाई जाती है और उसमें उस उच्च स्थानिकता होती है। तो ये क्या होती है, देखिए जैव विविधता हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट बनाकर हम जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं, और वो भी किस रूप में, स्वस्थानीय संरक्षण के रूप में। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है। जातीय समृद्धि का मतलब है बहुत सारी जातियाँ पाई जाती है और उनमें उच्च स्थानिकता होती है, एंडेमिज्म पाई जाती है। उच्च स्थानिकता का मतलब होती है वो स्पेशल जातियाँ केवल उसी जगह पर पाई जाती है और किसी जगह पर वो नहीं मिलती है, तो उनका संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो हॉट स्पॉट क्या होंगे, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा जातीय समृद्धि या जैव विविधता पाई जाती है और उनमें जो पाई जाने वाली जातियाँ हैं वो स्थानिक होती है, उच्च स्थानिकता वाली होती है, जो वहीं पर पाई जाती है और जगह पर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर स्थानिकता या एंडेमिज्म का अर्थ ये है कि प्रजातियाँ किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है, अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती है। तो जिस स्थान पर कोई जाति या विशेष कोई जंतु या विशेष कोई पौधा पाया जाता है और वो और कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, तो वो क्षेत्र है, हम उसको हॉट स्पॉट कहते हैं। संसार में अभी तक ऐसे कुल 34 जैव विविधता हॉट स्पॉट बनाए गए हैं। देखिए इनमें से ये हॉट स्पॉट है वो त्वरित आवासिक क्षति के क्षेत्र भी हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है और फिर भी इनको क्षति पहुँच रही है। सर्वप्रथम 25 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए थे, इसके बाद में इस सूची में 9 हॉट स्पॉट और जोड़ दिए गए, तो यहाँ पर 25 और 9 हो जाते हैं टोटल 34। तो अभी वर्तमान में संसार में 34 हॉट स्पॉट है। इन हॉट स्पॉटों में भारत में 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट हमारे भारत के अंदर पाए जा रहे हैं। तो देखिए जिसमें भारत का क्षेत्र भी आता है, एक तो है पश्चिमी घाट और श्रीलंका। पश्चिमी घाट हमारे हो गए, जिस पश्चिमी जो जितने भी घाट है जिसमें जो भी राज्य आते हैं, और आसपास का जो श्रीलंका का क्षेत्र है वो। इस तरह से हमारा हिमालय और इंडो बर्मा क्षेत्र। तो ये जो 3 हॉट स्पॉट है ये भारत और में स्थित है। अब जैसे पश्चिमी घाट और हिमालय ये तो हमारा पूर्णतः भारत में स्थित है, बाकी इन श्रीलंका का और इंडो बर्मा का कुछ क्षेत्र भारत में और कुछ क्षेत्र इन देशों में है।
तो भारत में मुख्य रूप से 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है और वहाँ पर उच्च स्थानिकता वाली जातियाँ पाई जाती है। जैव विविधता के सभी हॉटस्पॉट आपस में मिलकर विश्व का देखिए स्थलीय क्षेत्र का 2% से भी कम भाग बनाते हैं। हालांकि अगर हम 34 पूरे हॉटस्पॉटों को मिला दें तो इनके पास जो टोटल जमीन है, जो स्थल है, वो मात्र 2% से भी कम है पूरे विश्व का। लेकिन इन क्षेत्रों में रहने वाले जातियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि ये जातियाँ और कहीं नहीं पाई जाती है। तो इनमें रहने वाले जो जातियाँ हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और इन हॉटस्पॉट से विलोपन की दर को देखिए 30% तक कम किया जा सकता है। तो जितने ज़्यादा हॉटस्पॉट बनेंगे, जैव विविधता का नुकसान उतना ही कम होगा, उसकी क्षति उतनी कम होने वाली है। तो हमने 34 हॉटस्पॉट बनाकर ही 30% विलोपन की दर को कम किया है और हमने जैव विविधता का इससे संरक्षण किया है। अब हॉटस्पॉट अगर किसी क्षेत्र को बनाया जाता है, तप्त स्थल, हॉटस्पॉट को अपन हिंदी में बोलते हैं तप्त स्थल। तप्त स्थल का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो 3 शर्तें इसके लिए महत्वपूर्ण है। पहली शर्त है कि उच्च जातीय समृद्धि होनी चाहिए, कि मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रकार की जातियाँ निवास करनी चाहिए, तरह तरह के पौधे होने चाहिए, तरह तरह के जीव जंतु निवास करने चाहिए। उच्च स्थानिकता वाला वो क्षेत्र होना चाहिए, मतलब वहाँ पर जो पौधे या जंतु पाए जाते हैं वो और जगह पर नहीं मिले, केवल उस क्षेत्र में विशेष तौर पर वो पौधे और जंतु वहाँ पर पाए जाएं। और त्वरित आवासिक क्षति वाले क्षेत्र हो। तो यहाँ पर जनसंख्या का दबाव भी बहुत ज़्यादा रहता है, जहाँ जिनके नष्ट होने का खतरा ज़्यादा है वहाँ पर बहुत अगर ध्यान नहीं गया तो बहुत तेज़ी से वहाँ पर उसकी क्षति हो सकती है। तो अगर ये 3 सतह हैं तो उसको हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है। तो ये पहला तरीका था अपने स्वस्थानीय संरक्षण का हॉटस्पॉट। दूसरा तरीका है देखिए राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क क्या होते हैं? भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्थापित करती है, सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पूर्ण ये सुरक्षित होते हैं, क्योंकि इनमें पशु को चराना, लकड़ी काटना, कृषि कार्य करना, ये सभी गतिविधियां बिल्कुल इनकी अनुमति नहीं होती है, ये बैन की हुई होती है। तो यहाँ पर जो जीव जंतु पौधे रहते हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं और राष्ट्रीय उद्यानों में किसी भी तरह का इनको नुकसान नहीं होता है। फिर भी कई शिकारी है चोरी छुपे इनको शिकार करते रहते हैं, तो उनका भी प्रतिबंध सरकार प्रयास करती है कि उन पर पूरी तरह से रोक लगे। एक तरीका और है स्वस्थानीय संरक्षण का, वन्य जीव अभ्यारण्य, विल्ड लाइफ सेंचुरीज स्थापित करके। तो ये भी एक स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका है। तो ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं ये राज्य सरकारों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं और इनमें सीमित मात्रा में लकड़ी काटने, पशुचारण, वन उत्पाद इकट्ठा करने और कुछ छोटी मानवीय गतिविधियों की अनुमति दी जाती है। तो जो वन्यजीव अभयारण्य है वहाँ पर सीमित मात्रा में गतिविधियाँ होती हैं, चाहे थोड़ी सूखी लकड़ियाँ काटनी हो, चाहे कुछ मात्रा में पशुओं को चराना हो या वनों उत्पाद पत्तियाँ वगैरह इकट्ठी करनी हो। तो छोटी छोटी गतिविधियों की यहाँ पर अनुमति दी जा सकती है। इसी तरह से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं, ये भी स्वस्थानीय संरक्षण का एक तरीका है। बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी जैव विविधता संरक्षित करने वाले क्षेत्र होते हैं। इसमें किसी क्षेत्र के अलग अलग भागों में बांटकर प्रत्येक भाग में अलग अलग कार्यों की सशर्त अनुमति दी जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, एक क्षेत्र को जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर देंगे, तो उसमें अगर कोई भी काम हो रहा है या मानवीय गतिविधि हो रही है तो उसको अलग अलग भागों में बांटकर उन गतिविधियों को सशर्त अनुमति देते हैं कि वो किसी भी तरह की जैव विविधता को नुकसान न पहुंचाए। तो उसमें कुछ शर्तें होती है। तो हॉटस्पॉट, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये सभी स्वस्थानीय संरक्षण के तरीके हैं। और एक तरीका है हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं। देखिए, तो हमारे बहुत सारी धार्मिक परंपराएं, हमारे सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जिसमें हमने जीव जंतुओं को उन परंपराओं के साथ जोड़ रखा है और हम उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं और उनका हम संरक्षण करते हैं। हमारे देश में अनेक ऐसी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं हैं जिनमें अनेक पादपों, जंतुओं, वन्य जंतुओं, पर्वत, नदी आदि की पूजा की जाती है। देखिए, तो हमारी जो धार्मिक परंपराएं वो इन चीज़ों से जुड़ी हुई है।
तो हम इनको पवित्र मानते हैं, हम इनकी पूजा करते हैं और जिसकी हम पूजा करते हैं उसका हम संरक्षण करते हैं। लोगों की ये धार्मिक मान्यताएं इनको सुरक्षित रखती है। तो जैसे हमारा सर्वश्रेष्ठ जैसे हमारा विश्नोई संप्रदाय है, वन्य जीवों को धर्म परंपरा से जुड़ा हुआ है, तो वन्य जीवों संरक्षण के लिए अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये हमारी जो परंपराएं हैं ये हमारे लिए गौरवशाली है कि हम जैव विविधता के संरक्षण में इन परंपराओं का हम उपयोग करते हैं। तो जैसे मेघालय की खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, राजस्थान के अरावली है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट है, मध्य प्रदेश के सरगुजा, चंदा और बस्तर का क्षेत्र है। तो ये जितने भी क्षेत्र हैं, इन सभी वनों को पवित्र उपनी या आश्रय यानी सेक्रेड फॉरेस्ट कहते हैं, पवित्र उपवन, क्योंकि इन यहाँ पर जो लोग रहते हैं, चाहे अरावली क्षेत्र हो राजस्थान का, चाहे मेघालय की खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ हो, कर्नाटक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट हो, या मध्य प्रदेश का चंदा बस्तर या सरगुजा क्षेत्र हो, यहाँ के जो लोग रहते हैं वो अपने जीव जंतुओं से, पौधों से प्रेम करते हैं। उनके साथ एक स्पेशल लगाव होता है और वो स्वयं उनकी जैव विविधता की, उन पौधों की, उन जंतुओं की सुरक्षा करते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों को जहाँ पर वन है, जंगल है, उनको हम पवित्र उपवन या आश्रय कहते हैं। अब ये पवित्र उपवन क्या होता है कि ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जो लोगों की धार्मिक आस्था या मान्यताओं और उनके प्राकृतिक लगाव के कारण सुरक्षित किए जाते हैं। देखिए, तो कई वनों में किसी पौधे या जंतुओं में किसी समाज का या हमारा कोई लगाव है, उसके साथ हमारी धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है, तो उसको सुरक्षित कर दिया जाता है, उन्हें पवित्र उपवन कहते हैं। तो ऐसे वन क्षेत्र जिसमें हमारे कोई मान्यता है, धार्मिक परंपरा जुड़ी हुई है, हमारा उससे लगाव है, तो उसका संरक्षण किया जाता है और उनको हम पवित्र उपवन कहते हैं। इनमें वन्य जीव जंतु पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं क्योंकि उनका शिकार नहीं होता है। जैसे किसी मंदिर के चारों ओर स्थित वन क्षेत्र, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मंदिर है, तो उसके चारों ओर जो वन क्षेत्र है वो बिल्कुल एक पवित्र उपवन है और उसका संरक्षण किया जाता है। तो ये पवित्र उपवन होते हैं जिनको हम अपनी मान्यता के साथ जोड़ रखा है और हम इनका संरक्षण करते हैं। देखिए, मेघालय के जो पवित्र उपवन है, जो पहाड़ियाँ है खासी जयंती की, वो बहुत सी दुर्लभ और संकटापन्न पादपों की अंतिम शरण स्थली है। देखिए, तो वहाँ के लोगों के लगाव, प्राकृतिक लगाव के कारण, धार्मिक परंपराओं, मान्यताओं के कारण ये जो संकटापन्न पादप और जो जंतुओं की जातियां हैं वो वहीं पर अभी बची हुई है। तो ये पवित्र उपवन भी जैव विविधता संरक्षण के एक माध्यम है, एक अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। देखिए, नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस जो दिसंबर 2021 में जारी हुआ था, उसके अनुसार भारत में अभी तक राष्ट्रीय उद्यान 2021 की बात करें अपन, दिसंबर 2021 की, तो अभी तक भारत में राष्ट्रीय उद्यान 106 हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य 564 है और जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र 18 है। तो ये हमारे जो वाइल्ड लाइफ डेटाबेस है, नेशनल वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन जो डेटाबेस है, दिसंबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, सेंचुरीज है 564 और बायो जो स्फीयर रिजर्व क्षेत्र है वो 18 है। जिसके में हमारे बुक के अंदर आपको पुराना डाटा दिया हुआ है बुक के अंदर कि यहाँ पर ये आपको राष्ट्रीय उद्यान 90 बताएगा और 448 बुक में दिए हुए हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, और जैवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र है वो 14 है। तो अभी ये बढ़कर 90 से 106 हो गया है, 448 से 564 हो गया है, 14 से 18 हो गया है दिसंबर 2021 की डाटाबेस के रिपोर्ट के अनुसार। अब आता है हमारा बाह्य स्थानीय संरक्षण। देखिए, अब बाह्य स्थानीय संरक्षण इन जिसको अपन एक्स सीटू कहेंगे, सॉरी इसको इन सीटू नहीं लिख दिया हमने, एक्स सीटू। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या होता है, देखिए बाह्य स्थानीय में होता है कि उसके प्राकृतिक आवास में उसको हटा लेंगे कि अगर प्राकृतिक आवास में उसको कोई खतरा है तो वहाँ से उसको हटाकर किसी कृत्रिम आवास में मनुष्य की देखरेख में उसको हम सुरक्षित कर देंगे। तो इस संरक्षण में संकटापन्न पादप और जंतुओं की वो संकटग्रस्त है, कभी भी विलुप्त हो सकते हैं। तो ऐसे संकटग्रस्त पादप और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर, ये इंपॉर्टेंट बात है, हटाकर अलग एक विशेष स्थान पर रखा जाता है और उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है जिससे उनका संरक्षण हो सके।
तो ये किसी बाह्य स्थान पर ले जाकर, एक कृत्रिम आवास में ले जाकर उसका संरक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न तरीकों से संरक्षण किया जाता है। देखिए, जो बाह्य स्थान है उसमें कौन कौन से तरीके आते हैं, तो वो है हमारा पहले तो जूलॉजिकल पार्क। देखिए, जंतु उद्यान, जूलॉजिकल पार्क या जिसको गार्डन भी कहते हैं अपन। तो ये जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, ये कृत्रिम रूप से स्थापित होते हैं, किसी वन्य क्षेत्र में स्थापित होते हैं। तो वहाँ पर पिंजरे लगे होते हैं या जालियाँ लगी होती है, तो उसमें हम वन्य जीवों को जो जंतु होते हैं वो उनमें रखते हैं। इस तरह से बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, वानस्पतिक उद्यान, ये भी कृत्रिम रूप से स्थापित किए जाते हैं। तो वहाँ पर तरह तरह के पौधे उनके प्राकृतिक आवास से लाकर वहाँ पर लगाए जाते हैं, तो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं। वन्य जीव सफारी पार्क होते हैं, ये भी कृत्रिम रूप से स्थापित किए जाते हैं। और निम्न ताप पर हम परिरक्षण भी कर सकते हैं, जिसको अपन क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो ये कब होता है कि संकटग्रस्त जातियों के युग्मक जो होते हैं उनको जीवित और जननक्षम स्थिति में हमें सुरक्षित रख लें, और वो होता है -196 डिग्री और द्रवित नाइट्रोजन। अगर द्रवित नाइट्रोजन और -196 डिग्री पर किसी भी जाति के युग्मकों को, चाहे पौधा हो, पादप के जो युग्मक हो, चाहे जंतु के युग्मक हो, उसको हम सुरक्षित कर सकते हैं लंबे समय तक। और जब भी जरूरत पड़ती है उनको निकाल कर उनको निषेचन करवा के भ्रूण युग्मनज बना सकते हैं। इसी तरह से पात्र निषेचन, देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसमें कोई जीव है जिसका निषेचन नहीं हो रहा है या कोई जंतु है, तो उसकी मादा से अंडे और नर से शुक्राणु लेकर किसी पात्र में उसका निषेचन करवा के हम भ्रूण बना सकते हैं। अगर कोई पौधा है जिसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, तो हम उत्तक संवर्धन तकनीक कहाँ में ले सकते हैं। तो जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है वो क्या होती है, संकटग्रस्त जो पादप होते हैं उन पादपों को इस विधि से नए पादप बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस पादप का कोई भी शरीर का कोई भी भाग ले लेंगे एक्सप्लांट के रूप में, और फिर उसको संवर्धित करा के कैलस बना लेंगे, और कैलस से फिर नए पौधे बना लेंगे। तो ये उत्तक संवर्धन तकनीक किसी भी संकटग्रस्त प्रजाति के पौधों को विकसित करने या नए पौधे बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह से बीज बैंक, सीड बैंक होते हैं, जिनमें हम क्या करेंगे, पौधों के जो बीज होते हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बीजों को लंबे समय तक सुरक्षित करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए बीज बैंक स्थापित किए जाते हैं, वहाँ पर इन बीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, और फिर जब भी अनुकूल मौसम होता है, जरूरत पड़ती है, अंकुरित करवाकर नया पौधा बना सकते हैं। तो ये तमाम तरीके हैं, देखिए, बाह्य स्थानीय संरक्षण के। जूलॉजिकल पार्क गार्डन हो, बॉटनिकल गार्डन हो, सफारी पार्क हो, निम्न ताप संरक्षण हो, पात्र निषेचन हो, उत्तक संवर्धन टेक्निक हो, बीज बैंक हो, ये सारे बाह्य स्थानीय संरक्षण के तरीके हैं। तो लिख लो आप इसमें। अब अपन पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट। तो देखिए, जैव विविधता का नुकसान पहुंचना पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि जैव विविधता का नष्ट होने का मतलब है मानव जीवन पर भी खतरा है। तो इसके लिए जैव विविधता संरक्षण को किस प्रकार से किया जाए, उसके लिए क्या क्या एजेंडा बनाया जाए, तो उसके लिए एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अर्थ जिसको समिट बोलते हैं, 1992 में। तो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से, ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वी सम्मेलन किस उद्देश्य से लेकर हुआ, जैव विविधता का संरक्षण करना है। तो जैव विविधता का संरक्षण का उद्देश्य लेकर ब्राजील का एक शहर है रियो डी जनेरियो, इसमें 1992 में एक ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन या द अर्थ समिट भी कहते हैं। तो ये जून 1992 में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, जिसमें लगभग 179 देश है वो शामिल हुए थे देश, और उन्होंने एक सम्मेलन किया था, और उस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए। तो इसे कहते हैं हम पृथ्वी सम्मेलन या द अर्थ समिट, या हम इसको रियो समिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रियो समिट, क्योंकि ये रियो डी जनेरियो शहर में हुई थी, तो इसको रियो समिट भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 में। क्यों हुआ, जैव विविधता के संरक्षण का उद्देश्य के लिए, और किस शहर में हुआ, रियो डी जनेरियो में हुआ। किस देश में, ये ब्राजील में है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में, देखिए,
सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन। तो इसमें ये हुआ कि विकास भी होता रहे और जैव विविधता का संरक्षण भी होता रहे। तो इसके लिए एक 2002 में एक सम्मेलन और हुआ है जिसको अपन बोलते हैं वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सन 2002 में दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में सतत विकास पर एक विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, देखिए, जिसमें विश्व के 190 देशों ने शपथ ली कि सन 2010 तक जैव विविधता की क्षति की दर में वैश्विक, प्रादेशिक या स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण कमी लाएंगे। तो 190 देशों ने यह शपथ ली है कि 2010 तक हम जैव विविधता की क्षति को कम कर देंगे। तो अब कम हुई या नहीं हुई वो तो एक देखने वाली बात है, लेकिन ये एक सम्मेलन हुआ था और इस तरह के सम्मेलन की अब पूरे विश्व को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि ये सम्मेलन और गंभीरता से जैव विविधता पर सोचने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई कि लगभग 65% से भी जातियाँ जैव विविधता के कारण विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। तो और उसका मुख्य कारण मानव है, मानव की जो गतिविधियां हैं। तो ये पूरे विश्व के लिए चिंता की बात है और उसको गंभीरता से सोचना है और ये पूरे विश्व को ही करना है। तो ये सम्मेलन हुए हैं दो जो हमारे जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण थे। इसी के साथ हमारा जो 15वां चैप्टर वो फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।